Hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. तो बॉस आज अपना चैप्टर नंबर 2 कैपिटल फिक्स्ड इन वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ये आपको 3 पार्ट्स में वीडियो मिल जाए पूरे चैप्टर का। मुझे पता है बहुत लेट हो रखा है, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस सर के ऊपर हैं, लेकिन कोई बात नहीं है बॉस, वीडियो देखते चलो। अगर जिसके एग्जामिनेशन है, पुराने भी वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल के ऊपर जो मैंने लाइव क्लासेस में लिए थे, आप उनके रेफरेंस से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बॉस ये वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी आपको पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करा दिया है एंड अकाउंटेंसी में गुडविल टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वहां पे एडमिशन शुरू होगा और यहां पर आपको वीडियोस मिल रहे होंगे कॉमर्स के। ठीक है, तो कैपिटल फिक्स्ड इन वर्किंग के बारे में बात करनी है। काफी कमाल का चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है ये, और इससे काफी ज्यादा मार्क्स की वेटेज रखता है ये पर्टिकुलर चैप्टर। चलो शुरू करते हैं। कैपिटल फिक्स्ड इन वर्किंग में हमें क्या क्या करना है। पहला टॉपिक आपको दे रखा है आपकी किताब में, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो मैं आपको मार्क भी कर दूंगा, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में है क्या सर? अगला टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब देखो, मुझे यहां से तुम्हें कुछ चीजें बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है कि यार वैसे तो ये बड़ा फर्जी टॉपिक है यार, पैसों की जरूरत क्यों है बिजनेस में। मान लेते हैं ये एक बिजनेस ओनर है, ये एक बिजनेस ओनर है और इनका नाम है मिस्टर टाटा अंबानी। मिस्टर टाटा अंबानी एक बिजनेसमैन है, इनको पैसों की क्यों जरूरत पड़ रही है? सबसे पहला फैक्टर, क्यों जरूरत पड़ेगी? टू मीट इट्स लाइबिलिटीज ऑन टाइम। तो चलो मेरे साथ साथ लिख लो सभी लोग, टू मीट इट्स लाइबिलिटीज ऑन टाइम। पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि समय पर अपनी लाइबिलिटीज का हम पेमेंट कर सकें। आपको कितने पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं? 4 पॉइंट्स प्रिपेयर करने, इतने में काम बन जाने वाला है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज आप तभी ले सकते हो जब आपके पास पैसा होगा। मतलब मान लेते हैं एकदम से आपको ऑप्शन मिलता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का या कोई नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने का, पैसे नहीं होंगे तो आप वो नहीं कर पा रहे होगे। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, टू रन बिजनेस स्मूथली। टू रन बिजनेस स्मूथली का मतलब यहां पर क्या है? बिना किसी रुकावट के ठीक ठाक तरीके से आपका बिजनेस कंटिन्यू रह सकता है। आप डे टू डे अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट कर पा रहे होगे। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, टू फेस रिसेशंस कॉमा ट्रेड साइकिल्स। भाई अब क्या होता है ना, मार्केट में एक जैसी चीजें तो रहती नहीं है, कभी रिसेशन आता है, कभी बूम की सिचुएशन होती है। तो ट्रेड साइकिल्स को सारा मैनेज करने के लिए अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप रिसेशन जैसी प्रॉब्लम को एब्जॉर्ब कर सकते हो। सो योर फाइनेंस कैन एक्ट एज अ कुशन इन दैट सिनेरियो। अब आपको अगर तुम सिंगल लाइन लिखकर आ जाओगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जैसे मैंने लिखकर दिया है, तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक करो। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको इस चैप्टर के भी नोट्स मिल जाएंगे। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को कि करना क्या है, कैसे करना है और चीजें कैसे बेहतर हो रही हैं आपके लिए? ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस हमने कर लिया। यहां पर गलत लिख दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फॉर फाइनेंस गलत है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस है। ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस है। ठीक, तो चलो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में। हमारे 3 तरह के बिजनेस सेक्टर्स हैं, उनके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसे हमें बात करनी है सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप अपने पैसे कहां से जुगाड़ता है, फिर पार्टनरशिप फर्म अपने पैसे कहां से जुगाड़ती है, और तीसरा कंपनीज अपने पैसों की कहां से जरूरत पूरा करते हैं। तो इनके हमको सोर्सेस जानने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं
पार्टनरशिप के लिए, तो प्रोप्राइटरशिप के लिए सबसे पहला होता है ओन्ड फंड्स। भैया यहां पर सबसे कम कैपिटल की जरूरत होती है, बड़े स्मॉल लेवल पर बिजनेस चल रहा होता है, तो जो ओनर होता है वो अपने खुद के पैसे लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओन्ड फंड्स, ओनर कैपिटल। उसके बाद यहां पर रिटेन्ड अर्निंग्स भी इस्तेमाल करता है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होते हैं? आपने ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट कमाया उससे कुछ हिस्सा जो अपने अपने फ्यूचर की लिए रखा था उसको उठाकर इस्तेमाल कर लिया, उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। या वो लोन भी ले सकता है कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक से लोन भी ले सकता है। क्या बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? शॉर्ट टर्म लोन्स वो कमर्शियल बैंक से ले सकता है, अगर उसको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी जाकर वो लोन ले सकता है। लेकिन सबसे कम फंड्स की जरूरत होती है सोल प्रोप्राइटरशिप को, इससे ज्यादा जरूरत होती है पार्टनरशिप फर्म को। अब पार्टनरशिप फर्म कहां से इस्तेमाल करेगी, कहां से लाएगी पैसा? एक तो होता है ओन्ड फंड, ये तो है ही, फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स, ये भी है ठीक। उसके बाद वो लोन्स ले सकता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या बात समझ में आ रही है? ऑलमोस्ट जैसे प्रोप्राइटरशिप के पास सोर्सेज होते हैं, पार्टनर्स के पास भी वही सारे सोर्सेज होते हैं। कई बार वो लोन पार्टनर से भी ले सकता है, लोन फ्रॉम पार्टनर। कोई पार्टनर ज्यादा रईस है तो उससे भी पैसे लिए जा सकते हैं। क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है? पार्टनरशिप के पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। लेकिन हां, ये बात सही है कि प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप। अब आते हैं कंपनी कहां से पैसा उठाती है। भैया कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो शेयर्स इश्यू करती है, शेयर्स। और जब उसको बोरोड कैपिटल चाहिए होती है, लोन चाहिए होता है, तो वो कमर्शियल बैंक से लोन ले सकता है या डिबेंचर्स इश्यू करके वो पैसों की नीड फुलफिल कर सकता है। तो कंपनीज के लिए मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो पैसे कहां से जुगाड़ते हैं वो लोग? कंपनी जनरली शेयर्स इश्यू करके पैसा यूज करती है, रिटेन्ड अर्निंग्स तो यूज करती है, और लोन भी ले सकती है कमर्शियल बैंक से, लॉन्ग टर्म नीड्स फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और डिबेंचर्स इश्यू करके वो पैसा जुगाड़ सकती है। शॉर्ट टर्म नीड्स कमर्शियल बैंक और लॉन्ग टर्म नीड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो तुमको सबको समझ में आ गया कि सोर्सेज क्या क्या हैं तीनों फॉर्म ऑफ बिजनेस के। अब बढ़ते हैं आगे, और अब आ रहा है हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। क्या सर इतनी जल्दी लास्ट टॉपिक? ये कैसे? क्योंकि अगला टॉपिक इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है, बेहतरीन है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और शुरू करते हैं वो टॉपिक जल्दी से। तो भाई हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग है, और फाइनेंशियल प्लानिंग का ही लगा हुआ टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो 100% यहां से आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही रहे होंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। मेरे को लगता है कि यहां से आपका करीब करीब 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा होगा। तो चलो बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्या है और फाइनेंशियल प्लानिंग लोग करते क्यों हैं? भाई सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल प्लानिंग हम इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। अब एक बात समझो, इसके 2 ही टॉपिक हमारे सिलेबस में है, एक फीचर्स एक इंपॉर्टेंस। तो फीचर्स के ऊपर आते हैं, 4 फीचर्स हम सभी को पढ़ने हैं, या 3 फीचर भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। तो चलो फटाफट से 3 फीचर्स मैं आपको लिखवा कर दे रहा हूं, मेरे साथ साथ नोट कर लो तो नोट्स भी बन जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले फीचर्स पर आते हैं। इट इन्वॉल्व्स deciding when, how and why of financial planning या financial activities। इसका मतलब क्या हो गया? when, how and why, कब पैसों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, कितने पैसों की जरूरत पड़ रही है, एंड क्यों पैसों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो टू नो व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। अगला पॉइंट है इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। मतलब फ्यूचर में कितने पैसों की आवश्यकता पड़ने वाली है, ये फोरकास्टिंग ही तो है। और लास्ट पॉइंट पर आते हैं,
involves deciding objectives, policies, procedure, methods and program concerning funds. ये 3 पॉइंट आप ध्यान रख के चले गए तो आपके फीचर्स 100% क्लियर हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये तुमको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक सा मतलब ये होता है कि हमें फ्यूचर में कितने पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, आप जो फंड आप लेंगे वो किस सोर्सेस से लेंगे और उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर मीनिंग देखें तो केवल 3 कीवर्ड्स निकल कर आते हैं। एस्टिमेशन मतलब कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, सोर्स किस किस सोर्स से हमको पैसा मिल सकता है, एंड चूजिंग द राइट सोर्स, एंड उसका इस्तेमाल मतलब क्या हो गया, यूटिलाइजेशन। ये तीन अगर हम कीवर्ड मिला देंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग निकल कर आ जाता है। और फीचर्स क्या क्या है तुम्हें समझ में आ गए होंगे। लास्ट फीचर क्या है, इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड प्रोग्राम कंसर्निंग फंड्स। किस किस प्लान में कितना कितना पैसा लगने वाला है, यह फाइनेंशियल प्लानिंग के फीचर के अंडर आता है। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर। इंपॉर्टेंस कोई 4 पॉइंट आपको प्रिपेयर करने हैं और मेरे साथ 4 पॉइंट लिख लो और आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो चलो भैया चलो आते हैं भैया पहले पॉइंट के ऊपर। टू अवॉइड शॉर्टेज, एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी तबीयत नासाज है इसलिए एनर्जी लेवल लो है भैया, ठीक है। टू अवॉइड शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स, ना ही कभी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स की कमी होनी चाहिए और ना ही कभी फंड्स सरप्लस में या आइडल पड़े होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये पहला है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको इस तरह की प्रॉब्लम से बचाने के लिए होता है, इसीलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस है। डेवलपिंग साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, डेवलपिंग साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यहां से क्या निकल कर आता है, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि कभी भी आपके बिजनेस में जरूरत पड़ने पर हमेशा पैसा रहे, ठीक है ना। ऐसा ना हो जाए कि अपॉर्चुनिटी मिली और आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका, ठीक है ना। डेट इक्विटी के बीच में क्या रेशियो होना चाहिए, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि आपको डेट और इक्विटी का क्या रेशियो रखना है अपने बिजनेस में, ठीक है। समझ में आ रही। हाउएवर अगला टॉपिक वही है जो हमें पढ़ना है डिटेल में, खैर कोई बात नहीं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, हम फंड्स का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग ही बताता है। और लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, टू प्रिपेयर फर्म्स टू फेस शॉक्स। भैया ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, ऐसे कोविड वगैरह आ गया था, तो वहां पर किसी भी तरह का सेटबैक होगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही आपको उस प्रॉब्लम से आगे लेकर जाएगी, सॉल्व करवाएगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के फीचर्स क्या थे, इंपॉर्टेंस क्या थे, ये क्लियर हो गया। फीचर्स 3 पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंस आप 4 पढ़ लोगे, काम बन जाने वाला है। चलो भैया अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है फैक्टर्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फैक्टर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी बच्चे मुझसे पूछते रहते थे कि सर क्या है सिलेबस में, क्या नहीं है, हमें पता नहीं चलता है। तो मैं इसलिए आपको जो पढ़ा रहा हूं टॉपिक बाय टॉपिक और जो कटवा रहा हूं वो सिलेबस पे नहीं है, इजीली आप मार्कआउट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चलो अब जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, ये यहां पर आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा। लेकिन फुल स्टॉप लगाने से पहले ये टॉपिक बेहतरीन बड़ा सा है, क्या है आओ समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप बात करते हैं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग
कैपिटल स्ट्रक्चर ये है क्या। तो चलो चलो थोड़ी थोड़ी बातें बताने जा रहा हूं मैं आपको। एक काम करते हैं अज्जी, हाँ भाई, चलो कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो आपको इस पूरे टॉपिक में हेल्प करने वाली है। और मेरे साथ साथ थोड़ा लिखो भैया। जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स की नीड होती है तो उसके पास दो सोर्सेस होते हैं। उसके पास दो सोर्सेस होते हैं। पहले सोर्स को बोलते हैं ओनर्स फंड और दूसरे को बोलते हैं बोरोड फंड। क्या ये बात समझ में आ रही है? एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स, ठीक है भैया, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। चलो, ओनर्स फंड के अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। शेयर कैपिटल मतलब जो शेयर्स के थ्रू पैसा आया, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब जो प्रॉफिट से पैसा बचाकर रखा हुआ था फ्यूचर के यूज के लिए, ठीक है ना। अब ये बोरोड फंड्स के अंदर क्या आता है? बोरोड फंड्स के अंदर आता है बेटा डिबेंचर्स, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग गया कि फर्म को अगर लॉन्ग टर्म सोर्सेस, लॉन्ग टर्म फंड्स की नीड्स होती है तो उसके पास दो सोर्सेस होते हैं। एक होता है ओनर, ओनर के अंदर क्लासिफिकेशन होता है शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। एक होता है बोरोड, बोरोड के अंदर क्या आता है? डिबेंचर्स और तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है सर। तो सर हमें यह बताइए कि ये कैपिटल गियरिंग क्या होता है? कैपिटल गियरिंग बोलो या बेटा इसको फाइनेंशियल लिवरेज बोलो? फाइनेंशियल लिवरेज बोलो। ये इसका मतलब क्या है? कैपिटल गियरिंग और फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है? लिखो भैया, रेशियो बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड और बोरोड फंड के बीच में जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गियरिंग या फाइनेंशियल लिवरेज। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब दो तरह की कैपिटल गियरिंग होती है, आओ जरा देखते हैं। कैपिटल गियरिंग या फाइनेंशियल लिवरेज दो तरह के होते हैं। आओ पहले टॉपिक पर आते हैं, हाई गियरिंग। हाई गियरिंग, हाई गियरिंग का एक और नाम होता है ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। थिन नाम से ही काम बन जाएगा। और दूसरा होता है लो गियरिंग, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। अब इसका मतलब क्या होता है सर, जरा वो भी समझा दीजिए। आइए भैया इसका मतलब ही लिख लेते हैं भैया, आओ देखते हैं। इसका मतलब होता है, हाई गियरिंग का मतलब होता है डेट, मतलब लोन ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू ओनर्स फंड। डेट ज्यादा, लोन ज्यादा। अब देखो पिछले वाले स्लाइड पर जाओ तो ओन्ड फंड ये थे, बोरोड फंड ये थे, मतलब लोन ज्यादा लिया, डिबेंचर ज्यादा इशू किए, मतलब बोरोड फंड ज्यादा है ओनर्स फंड के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही सभी लोग को? इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, बिकॉज यहां पर शेयर कैपिटल कम इशू किया गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो लो गियरिंग होती है या ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी होती है, वहां पर क्या होता है? ओन्ड फंड्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एज कंपेयर टू डेट, मतलब बोरोड फंड के। क्या तुम्हें यहां तक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सॉरी ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है? अब टॉपिक शुरू करेंगे। अभी अगर समझ में आ गया तो ही हम बात कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो अब आते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, ठीक है ना? चलो लिखो भैया, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है व्हेन अ कंपनी यूजेस borrowed fund, सबको समझ में आ रहा है ना borrowed fund क्या होते हैं? यूज borrowed fund in regular conduct of business, in regular conduct of business
along with equity capital, along with equity capital, इस चीज को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब क्या है कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए लोन का भी पैसा इस्तेमाल हो रहा है और ओनर्स फंड का भी पैसा इस्तेमाल हो रहा है, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कोई बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का साफ साफ मतलब यह है कि बिजनेस चलाने के लिए लोन का भी पैसा लग रहा है और शेयर कैपिटल का भी पैसा लग रहा है, मतलब बोरोड फंड भी लग रहे हैं और ओन्ड फंड भी लग रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सबको समझ में आ गया है? क्लियर है यहां तक? चलो भैया आगे बढ़ा जाए। अब अगर आप जानना चाहेंगे तो आपकी जो किताब है सीबी गुप्ता, उसके अंदर ट्रेडिंग और इक्विटी को ना एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर रखा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर रखा है। तो चलो वो एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं और क्या हो रही है बात वो भी समझ लेते हैं। हाउएवर एग्जाम में वो पूछे जाने की संभावना नहीं रहती है। तो चलो अब जरा देखते हैं, अच्छा बिफोर आई बिगिन एक चीज बताओ सब बच्चे, अगर वो समझ जाओगे ना तो ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल पीनट हो जाएगा, बच्चों जैसी चीज। जैसे मान लेते हैं एक बिजनेस है, बिजनेस ओबीजी, एक बिजनेस है बिजनेस ओबीसी, ओबीसी मतलब हमारा ऑब्सेशन। देख दूसरा बिजनेस है, मान लेते हैं दूसरे बिजनेस का नाम है क्या नाम रखें दूसरे बिजनेस का, क्या रखें नाम? दूसरे बिजनेस का नाम रख लेते हैं टाटा लिमिटेड। छोटी कंपनी, टाटा लिमिटेड छोटी है। अब देखो हो क्या रहा है, ओबीसी कंपनी में क्या हो रहा है कि बड़ी इरेगुलरिटीज हैं, मतलब इनके फंड्स बहुत अच्छे मैनेज नहीं है, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं है इनका। क्या है? रेगुलरली इनकम नहीं होती है, कभी कभी इनकम होती है लेकिन ज्यादा अमाउंट में हो जाती है। लेकिन वेरस जो टाटा कंपनी है इसका रेगुलर इनकम बंधा हुआ है। अब जरा बात समझो, ये भी अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में ओन्ड फंड इस्तेमाल करती है और बोरोड फंड इस्तेमाल करती है, और ये भी अपने बिजनेस को चलाने के लिए ओन्ड और बोरोड फंड इस्तेमाल करते हैं। अब एक यहां से एक बात समझ में आती है कि जो बोरोड फंड होता है, मतलब लोन या डिबेंचर्स, इनको बदले में क्या दिया जाता है? इनको बदले में दिया जाता है बेटा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जाना चाहिए हर महीना। अब जिस कंपनी की कंडीशन रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम की नहीं है, उसके लिए बोरोड फंड का ऑप्शन अच्छा नहीं माना जाएगा। उसके लिए अच्छा कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? ओन्ड फंड। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया है, रेगुलर कोर्स ऑफ इनकम में पैसा बढ़िया आ रहा है, उसके लिए बोरोड फंड का ऑप्शन अच्छा माना जाएगा, बशर्ते ओन्ड कैपिटल फंड के। क्या तुमको यह बात समझ पे आ रही है? एकदम अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ। तो ओन्ड फंड किस कंपनी के लिए अच्छा है, बोरोड फंड किस कंपनी के लिए अच्छा है, ये समझ में आ रहा है? ठीक। अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं, आपकी बुक का एग्जाम्पल, ठीक है ना। जरा समझते हैं ये बुक का एग्जाम्पल है क्या। दो कंपनीज बता रखी हैं हमें, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। अब एक कंपनी का प्रॉफिट दे रखा है हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। इस कंपनी ए का 20 लाख और कंपनी बी का भी 20 लाख। बात समझना, कंपनी ए ने अलग सोर्सेज से फंड उठाए हैं, कंपनी बी ने अलग सोर्सेज से फंड उठाए हैं। कैसे कैसे उठाए हैं वो भी बताने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो भैया बात समझ में आ गई है। अब एक बात सुनो, कंपनी ए क्या कर रही है, कंपनी ए क्या कर रही है, उसने 30 लाख के डिबेंचर्स, 30 लाख के डिबेंचर्स, ठीक है भैया, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स एंड 60 लाख के इक्विटी शेयर्स, इस तरह से 1 करोड़ रुपए रेज किया है। और एक और है दूसरा कंपनी जिसने 1 करोड़ रेज करने के लिए क्या किया, 10 लाख के डिबेंचर्स इशू किए और 90 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू किए।
अब मान लेते हैं दोनों अलग अलग कंपनी मत करो, एक ही कंपनी है, एक कंपनी के पास दो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं। आपकी बुक में कंपनी ए कंपनी बी करके दिखाया है, ठीक है ना। तुम समझो एक कंपनी को पैसा रेस करना है, तुमको दिमाग में ये पॉइंट आएगा ही आएगा। तुमको पैसा रेस करना है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि 10 लाख रुपए हमने डिबेंचर्स पे इशू कर दिया और 90 लाख रुपए इक्विटी शेयर दे दूं। कॉन्ट्ररी में 30 लाख के डिबेंचर्स, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स और 60 लाख के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। कौन सा कंडीशन ज्यादा अच्छा होगा, यह तुम्हें पता लगाना है। इसको न्यूमेरिकल की तरह पढ़ो, तुमको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और तुम्हें हेल्प मिल रही होगी सीयूटी के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन कमेंट सेक्शन में करके बताना कि मजा आएगा नहीं मजा आया, कंसेप्चुअल तरीके से तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो कॉमर्स को पहली बार, ठीक है। चलो भाई, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है 12%, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दे रखा है अपने को 12%। प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड देना है हमको 14% के रेट से। प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देना है अपने को 14% के रेट से। आओ जरा चेक करते हैं कि अब क्या होने वाला है। लगाया जाए भैया, लगाया जाए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए इसको मान लेते हैं और ऑप्शन बी इसको मान लेते हैं, ठीक भैया। तो चलो इंटरेस्ट लगाते हैं, इंटरेस्ट 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 12% का इंटरेस्ट 10 लाख रुपए पर आएगा 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, ठीक है ना। तो यहां से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। और दूसरे ऑप्शन में इंटरेस्ट कितने रुपए आएगा, 30 लाख का 12%, 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। यहां तक तुमको बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद क्या बचेगा हमारा, प्रॉफिट में इंटरेस्ट हटा दिया तो बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ रहा है, दिस विल बी 18,20,000, 18,20,000 नहीं 20 है ना, 1880, 1880 क्लियर है कि नहीं क्लियर। और 20 में से 3 चला गया 17, 16, 40, 16,40,000, 16,40,000। अब अपने को क्वेश्चन में टैक्स दे रखा है, मान लेते हैं टैक्स का रेट है 50%, मान लेते हैं टैक्स का रेट है 50%। तो इसमें से अब हम लोग टैक्स को माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं टैक्स को। 50% टैक्स है तो यहां पे आएगा 9,40,000 और यहां पर आ गया 8,20,000। तो भैया माइनस करके आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहां बचेगा 9,40,000 और यहां बचेगा 8,20,000। बात समझ में आ गई क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सबको समझ में आ गया है। अब क्या करना है, यहां तो कोई प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं तो उनको डिविडेंड नहीं देना, पर यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनको डिविडेंड देना है कितना परसेंट, 14%। 10 लाख पर 14%, इट इज कमिंग टू बी 1,40,000। माइनस किया प्रेफरेंस डिविडेंड 1,40,000। बच कितना रहा है, यहां बच रहा है 8 लाख, यहां बच रहा है 8,20,000, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, ठीक है एक सेकंड रुको, ये बी वाला पॉइंट था, एक मिनट, हमने डिविडेंड गड़बड़ जगह माइनस कर दिया। हमें डिविडेंड देना था ऑप्शन बी में, दिस इज बी ना, इधर माइनस करना था। कितना था, 1,40,000। कितना बचेगा भैया, 8,20 में से 1,40 गया 680, 6,80,000 और यहां पे कितना बचेगा 9,40,000। अब यहां तक अगर देखो क्वेश्चन तो तुमको क्लियरली विनर लग रहा होगा यार, ए ऑप्शन तो ठीक है, क्योंकि ए में आखिरी में प्रॉफिट कितना बच रहा है 9,40,000, बी में प्रॉफिट कितना बच रहा है 6,80,000। लेकिन प्रॉफिट ही आंसर नहीं होता है, क्या आंसर होता है, आपने पर शेयर कितना पैसा कमाया। ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। आओ जरा देखो, जल्दी से आओ, और यहां पर अब हम निकालते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहां पे 90 लाख रुपए के इक्विटी शेयर से मान लेते हैं एक शेयर है 100 रुपए का, तो 90 लाख डिवाइड बाय 100, यहां कितने शेयर्स हो गए 90,000 शेयर्स। वेयर एज इस केस में 60 लाख इक्विटी शेयर्स थे, तो यहां पर भी एक शेयर मान लेते हैं 100 रुपए का था, तो यहां पर भी कितना हो गया 60,000 शेयर्स। तो मतलब इस प्रॉफिट को 60,000 से डिवाइड कर, सॉरी इस प्रॉफिट को 90,000 शेयर से डिवाइड करेंगे और इस प्रॉफिट को 60,000 शेयर से डिवाइड करेंगे, अब पता चलेगा कि अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है। तो अर्निंग पर शेयर निकालते हैं 9,40,000। तुम भी डिवाइड करो भैया, मैं भी डिवाइड करता हूं, बताओ कितना कितना आ रहा है।
कितना कितना आ रहा है, तो इस केस में आ रहा है 9,40,000 डिवाइडेड बाय 90,000, दिस इज कमिंग टू बी 10.44। ठीक है भैया, आगे आते हैं। 6,80,000 डिवाइडेड बाय 60,000, दिस इज कमिंग टू बी 11.33। तो यहां से क्लियर विनर क्या है कि अगर आपने बी ऑप्शन से पैसे रेज किए होते तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ ज्यादा कमाई करते, इसलिए पैसा रेज करना इस कंपनी के लिए बी वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। इस तरह से अगर आपको यह सब करने में मजा आ रहा है तो फ्यूचर में सीएफए का कोर्स करें, सीए का कोर्स करें, बड़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। ठीक है, बात समझ में आया? फाइनेंशियल लिवरेज और इस सब तरह की पढ़ाई करने में शेयर मार्केट की फील्ड्स में जाइए, तोड़ मचा देंगे अगर आपको मजा आ रहा है तो। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है ये क्लियर हो गया। चलो बॉस अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगला पॉइंट क्या है हमारा? एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। अब तुम्हें पता है यहां से एक बात बिल्कुल क्लियरली कि कंट्रोल किसके हाथ में होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में। तो अगर कोई कंपनी यह चाहती है कि मुझे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल अपने हाथों में चाहिए, वो क्या करेगा? वो डिबेंचर्स या लोन्स के थ्रू पैसा रेज करेगा और इक्विटी शेयर्स या ओनर्स फंड कम यूज करेगा, ओनर्स फंड कम यूज करेगा। और ऑन द कंट्री एक कंपनी चाहती कि नहीं मुझे स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं चाहिए, लूज कंट्रोल चाहिए, मेरे लिए कंट्रोल की दिक्कत नहीं है, तो वो ज्यादा पैसा कहां से लेकर आएगा? शेयर कैपिटल से, और कम पैसा कहां से लेगा? लोन से। तो इट डिपेंड टू फ्रॉम कंपनी टू कंपनी कि उसको कैसा कंट्रोल चाहिए। ज्यादा कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, सारी मुझे अपने हाथ में अपनी सारी कंपनी को रखना है तो मैं कम इक्विटी शेयर्स इश्यू करूंगा, ज्यादा लोन ले लूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एकदम दिल और दिमाग से कनेक्ट हो रही है ना बातें। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जब चाहो जिसके पैसे उठाकर वापस कर दो। हमारा बिजनेस में भैया आज हमारा दौर खराब है, हमने लोन ले लिया, कल को दौर हमारा सही हो जाएगा, हम आपका लोन वापस कर देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी वो चीज होती है। अब तुम समझो, अगर किसी कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है तो वो लोन के थ्रू पैसा लेगी, इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा नहीं लेगी। ऐसा क्यों? इक्विटी शेयर्स को जिंदगी भर आप कभी पैसा वापस नहीं कर सकते, बिकॉज वो ओनर्स ऑफ कंपनी होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम लोन से पैसा लेते हैं, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेते हैं, तब हम उनका पैसा कभी भी वापस कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आ रही है? किसी कंपनी को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो पैसा लोन डिबेंचर्स के थ्रू रेज करो, बिकॉज जब हमको उनकी नीड नहीं होगी तो हम पैसा उठा के उनका वापस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो भैया अगला पॉइंट पर आते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब अभी मैंने एग्जांपल लिया था ओबीजी और टाटा का। अगर किसी का बिजनेस में रेगुलर अर्निंग होती है, रेगुलर, तो वो पैसा लोन से लेता है। और अगर इनकम आपकी इरेगुलर है तो आप क्या यूज करोगे? ओनर्स फंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? रेगुलर कोर्स ऑफ इनकम के लिए लोन ले लो, इंटरेस्ट चुकाने में आसानी मिलेगी, लेकिन इरेगुलर फंड्स हैं तो आप फंस जाओगे, वहां पर आपको शेयर्स का और रिटेन अर्निंग्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी सोर्स से पैसा उठाने के लिए कुछ खर्चा लगता है, ठीक है ना? तो वो सोर्स चूज करें जिसमें सबसे कम खर्चा लग रहा है, ठीक है ना? सबसे कम आपको वापस करना पड़े। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आपके सबसे सस्ती हो। मतलब मान लेते अभी हमने लिया ना ए ऑप्शन बी ऑप्शन, तो हमको लग रहा है कि यार बी ऑप्शन ज्यादा बेटर था क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम थी। क्लियर है? किसी सोर्स में कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ज्यादा हो सकती है तो वो ऑप्शन हमको नहीं कंसिडर करना है। आगे बढ़ते हैं, पीरियड एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर हमें पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, हमको पैसा कभी वापस करना ही ना पड़े, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो हमेशा शेयर्स, ओनर्स फंड। लेकिन हमको लगता है कि हमें शॉर्ट टर्म सोर्सेस के लिए पैसा चाहिए, 2-4 साल के लिए पैसा मिल जाए बाकी वापस कर देंगे, तो वहां पर क्या चाहिए होगा? लोन लेना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर कैपिटल, शॉर्ट टर्म के लिए लोन कैपिटल, सॉरी लोन का कैपिटल लगाना है, लोन सोर्सेस लेने पड़ेंगे आपको। क्लियर है? समझ में आ गया?
आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटल मार्केट कंडीशंस। कैपिटल मार्केट कंडीशन का मतलब क्या है कि मार्केट में कौन सी कंडीशन चल रही, मान लो बूम चल रहा है तो बहुत सारे इन्वेस्टर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिसेशन है, जैसे इस समय मार्केट में लोग पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, रिसेशन है। रिसेशन के समय क्या होता है, लोगों को रेगुलर सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए होती है, इसलिए डिबेंचर्स और लोन पर वो इन्वेस्ट करते हैं, ना कि इक्विटी शेयर्स में। तो कैपिटल मार्केट कंडीशन समझ में आ रही है। बूम के समय बहुत सारे इन्वेस्टर्स इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, रिसेशन के समय बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोन पर इन्वेस्ट करेंगे या डिबेंचर्स पर इन्वेस्ट करते हैं। अब इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, कोई भी 6 पॉइंट प्रिपेयर कर लो, तुम्हारा काम बन जाने वाला है। तो आज का वीडियो मैं यहां पर कंक्लूड करूंगा, इतना पढ़ लो। इसके बाद हम अगले वीडियोस में चैप्टर्स को खत्म करने वाले हैं। 3 वीडियो आएंगे बेटा इस चैप्टर के, सो दैट आप आराम से ये चैप्टर धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते चलो, जिसमें कॉन्सेप्ट, थ्योरी और नोट्स का कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्लास के अंदर, और नोट्स के लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है भाई, जाओ और फटाफट से एंजॉय करो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तुम्हारा बस एक छोटा सा काम है कि ये वीडियो अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स और अपने ट्यूशन मेट्स से भी शेयर करना है। बाय बाय।